हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आप लोगों के समक्ष एक कहानी पेश है। ये कहानी एक नारी की है जो अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से व्यथित है। तो चलिए ये कहानी आप लोगों के समक्ष में पेश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में ही बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कविता भरी दोपहरी में तेज कदमों से चलती हुई आई थी, जिससे उसकी सांसें अभी तक फूल रही थी। वह बंगले के पास नेम प्लेट देखकर चौंक उठी। पीतल के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था नीलिमा खरवार IAS। वह कभी बंगले को देखती और कभी नेम प्लेट को। सहसा सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर पड़ी। अरे लड़की, कौन है तुम, क्या काम है। कविता ने कहा, मुझे मैडम से मिलना है। गार्ड ने कहा, आज छुट्टी का दिन है, कल ऑफिस में मैडम से मिल लेना, अभी जाओ। तभी एक बुजुर्ग माली जो लान में लगे फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था, वह जब कविता को देखा तो गेट पर आकर कविता से, मैडम आप और यहाँ। कविता ने कहा, हाँ रामू काका मैं। और वो लोग कहाँ हैं, और यह नेम प्लेट। तभी एक सरकारी गाड़ी बंगले के पास आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला। कार में नीलिमा खरवार बैठी थी। गाड़ी अंदर चली गई। फिर रामू भी अंदर चला गया। मैडम ने कविता को रामू के द्वारा बुलवाया। नीलिमा ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, आज तो अवकाश है। फिर भी क्या परेशानी है, मैं हल करने की कोशिश करूंगी। पहले आराम से बैठो, पानी पियो, फिर अपनी बात कहना। कविता ने कहा, मैडम इस बंगले में जो परिवार रहता था अब वो कहाँ पर है। मैडम ने कहा, देखो वो लोग कहाँ पर हैं ये तो मुझे भी पता नहीं है। 1 महीने पहले मैंने ये बंगला खरीद लिया, पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो। मैडम, ज़िंदगी भी कितनी और परीक्षा लेगी। मेरी ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई है। ईश्वर ऐसी ज़िंदगी दुश्मन को भी न दे। मैडम, मेरा नाम कविता है। कभी इस बंगले में मैं नौकरानी हुआ करती थी, फिर इस बंगले की बहू बनी। ये रमणीक विला आज आपका है और इसमें रहने वाले जो लोग अपने थे आज बेगाने हो गए हैं। इतना कहकर वह सिसकने लगी। मैडम ने कहा, देखो जब तक मैं पूरी बात नहीं समझूंगी तब तक मैं क्या मदद करूंगी। शांत हो जाओ। ईश्वर जब दुख देता है तो सहने की शक्ति भी देता है। आज की नारी कमज़ोर नहीं है, वह हालात से मुकाबला करना जानती है। अब पूरी बात बताओ। मैडम, आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी माँ इस बंगले में खाना बनाती थी और मेरे पिताजी इसी बंगले में चौकीदारी किया करते थे। मेरा भी कभी कभार इस बंगले में आना जाना होता था। इस रमणीक विला में कई नौकर चाकर थे। इस विला के मालिक रमणीक लाल बहुत नेक इंसान थे। परिवार के नाम पर मालकिन माला देवी और उनका इकलौता लड़का स्वराज था। स्वराज की शिक्षा दीक्षा वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से हुई थी और मेरी गवर्नमेंट स्कूल में। कब समय पंख लगाकर निकल गया पता ही नहीं चला। मैं भी डिग्री हासिल कर चुकी थी और स्वराज मैनेजमेंट में डिग्री लेकर होटल के बिजनेस में लग गया। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उससे काम नहीं होता था। उसकी मदद के लिए मैं बंगले में आया करती थी। पिताजी भी उस समय भगवान को प्यारे हो गए। मैडम, आप देख ही रही हैं, खूबसूरती में मैं लाखों में एक थी। ऊपर से गृह कार्य की दक्षता देखकर माया देवी ने मुझसे मेरी माँ के सामने ही अपने मन की बात कह दी। कविता, मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो। मैं और मेरी माँ ने कहा, मालकिन कहाँ आप और कहाँ हम लोग, हम इस घर के नौकर हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा सपना देखना ही बेकार है। मालकिन ने कहा, जब मुझे एतराज़ नहीं है तो तुम लोग
तुम लोगों को क्यों एतराज हो रहा है? खैर, जल्दबाजी नहीं है, सोच समझकर बाद में बताना। दान दहेज की बात नहीं थी और मेरी माँ सामर्थ्यहीन थी। और फिर ऐसा परिवार, कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। मैं इस बंगले में बहू बनकर आ गई जिसमें कभी नौकरानी थी। हंसी खुशी में 2 साल गुजर गया, पता ही न चला। मैं एक खूबसूरत बच्ची की माँ बन गई। मेरे पति स्वराज एक ही बच्ची से खुश थे। आगे वे परिवार नहीं बढ़ाना चाहते थे, पर मेरे सास ससुर एक बच्चा और चाहते थे। पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी को राहु केतु ग्रसित करने लगा। घर में कलह होने लगी। पति भी अपने होटल में ही रहने लगे, घर नहीं आते थे। और तो और बाद में मुझे तलाक की नोटिस थमा दी गई। मेरे तो होश हवास गायब हो गए। मेरी खुशियों पर ग्रहण लग गया। मैंने पूरी तरह से स्थिति संभालने की कोशिश की, पर सास ससुर के चुप रहने से मेरा पक्ष कमज़ोर पड़ गया। कुछ समय बाद तलाक हो गया। बच्ची अपने पिता के पास रह गई। मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा गया। मेरा कोई नहीं था। रामू काका को छोड़कर मैं रामू काका के गांव चली गई। वहां काकी के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद बच्ची के बिना मेरा रहना दूभर हो गया, तो मैं किसी तरह शहर वापस आ गई। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। अच्छा मैडम, अब मैं चलूँगी, कविता ने कहा। मैडम ने कहा, कहाँ जाओगी? जहाँ तकदीर ले जाए। तुम यहीं रहो मेरे पास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी कहीं न कहीं व्यवस्था कर दूंगी। एक दिन नीलिमा मैडम की ऑफिस में एक आदमी प्रार्थना पत्र लेकर आया। लिफाफे पर स्वराज लिखा था। मैडम ने उसे अंदर बुलवाया। तुम रमणीक लाल के बेटे हो जिसने मुझे बंगला बेचा था? हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, कल बंगले पर आ जाना, वहीं पर बात होगी, ठीक? स्वराज ने अपने माँ बाप को जब बताया तो वो लोग तैयार हो गए। तय समय पर मैडम के बंगले पर रमणीक लाल, माया देवी, स्वराज और बच्ची आ गए। कविता अपनी बच्ची को दौड़कर गोद में लेकर रोने लगी। बाकी के सब लोग अवाक थे। सबकी आंखें भर गई। मैडम ने कहा, देखो माया देवी, कविता ने बहुत दुख सहा है। इसकी सहनशक्ति की परीक्षा मत लो। जब एक बच्ची पर ये लोग खुश थे तो तुम्हें दूसरे की क्या ज़रूरत थी? वो लोग माफ़ी मांगने लगे और बोले, कविता घर वापस चलो। कविता ने कहा, कौन सा घर? किसका घर? वो घर मेरा नहीं है। मैं कोई मिट्टी का खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेला और जब चाहा तोड़ दिया। आपको पता है आप लोगों ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। मेरी बेटी से मुझको अलग कर दिया। स्वराज कविता के पैरों पर गिरकर बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगा। नारी सुलभ हृदय कविता ने उसे उठाया और कहा, अब रोने से क्या फ़ायदा? हमारा रिश्ता टूट चुका है। कानूनन हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं हैं। मैं उस घर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए जा सकती हूँ। इसके अलावा वहाँ पर मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा और रात में मैं अपनी बेटी के साथ मैडम के यहाँ रहूँगी। ये मेरी बड़ी बहन का घर है। मैं और परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूँ।